जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासरा, आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। जैसे सबको पता है कि पाकिस्तान में एक तरह की सियासी एक बहुत बड़ी वो कू हो चुकी है, और अगेन जो रिज़ल्ट इनकी तवक्को की जा रही थी, स्पेशली हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जहन में था, जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये सारे बड़े आराम से बैठे थे कि शायद ये इमरान खान साहब को जो उसका बाब है, चैप्टर है, वो ख़त्म हो गया है, कि वो जेल में हैं, 3 केसेस में सज़ा हो चुकी है, 2 और केसेस हैं, उनके ट्रायल होने वाले हैं। सो तकरीबन 40-50 साल की सज़ा के बाद उनकी पार्टी को डिसमेंटल करने के बाद उनका वोटर जो है वो ज़्यादा कोई अगेन आप कह सकते पुर उम्मीद नहीं होगा, और जो इसके रिज़ल्ट आएंगे वो इतने मैनेजेबल होंगे या इतने अच्छे होंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आराम से आके अपनी अपनी हुकूमत बना लेंगे। और आपको पता है नवाज शरीफ साहब तो इतने ज़्यादा पुरुमीद थे, वो तो इस बात पे भी बड़ी मुश्किल से राज़ी हो रहे थे कि मुझे अक्सरियत दे जाए, मतलब सिंपल मेजॉरिटी दे दें, 160-70 सीटें दे दें। वो इस पे भी नहीं थे, वो उनके जहन में तो ये था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, जैसे 1997 के इलेक्शन में मिली थी। और वो बड़े, आपको पता है कि उन्होंने जो मीडिया से टॉक्स वगैरह की, तो वो एक तरह के अगेन लग रहा था कि वोटर से ज़्यादा शायद इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि अब आप पे है, आप मुझे लाए हैं, आपने मेरे साथ कमिटमेंट की है, आप इस वक्त फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब को आप लोगों ने प्रमोट किया था, प्रोटेक्ट किया था, पावर में लाए थे, उनको एक बहुत बड़ा आपने एक सियासी एक यहाँ पावा बनाया, और बाकी उनके अपोनेंट जो थे सबको आपने ख़त्म करके रख दिया। तो आप जाएँ इमरान खान साहब को संभालें, आप ही संभाल सकते हैं। तो लिहाजा एक एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट की और उनकी इमरान खान साहब की जो लड़ाई शुरू हुई थी, हमने देखी थी 2021 से उस DGISI के मसले पर, तो अभी भी चल रही है, और अब बल्कि ज़्यादा मेरा ख्याल है उसमें चलेगी, क्योंकि खान साहब ने भी अपने मिजाज के तहत, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, कि खान साहब को ये इंटरनल जो उनके मसले थे इस्टेब्लिशमेंट के, आपस की रेवलरीज थी, कि उसमें पोस्टिंग होनी थी, एलिवेशंस होनी थी, आर्मी चीफ कौन बनेगा, तो खान साहब को बेहतर होता, तो ख़ुद भी शायद इस बात को मानते हैं, उनके उनके सपोर्टर भी मानते हैं कि उनको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था कि हु विल बी द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ कोई भी हो, मेरी तो हमेशा ये रह रही है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो अल्टीमेटली उन्होंने आके आपको सैल्यूट ही करने, आपसे अपॉइंटमेंट हो, आके मतलब आपके एक उसको कह सकते हैं कलम के जरिए उनके अपॉइंटमेंट होने। भुट्टो साहब ने जो अपना उन्होंने आर्मी चीफ लगा के देखा, 7वें नंबर से उठाया था जनरल ज़िया को, देन व्हाट हैपेंड, जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने लगाई नहीं, जनरल बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, या एक्सटेंशन दी थी नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ने मिलकर जनरल बाजवा की, देन व्हाट हैपेंड। तो ये बात मुझे नहीं समझ आई आज तक, हमारे पॉलिटिशियन इतने तजर्बों के बावजूद वो जाके ना उसमें उसमें ज़रूर उंगल करते हैं, उसी में ना बिल में, कि जाए ना चेक करें कि अंदर कोई कोई है कि नहीं है, और फिर उसी तरह का रिजल्ट जो लेते हैं। कोई भी बंदा हो, आप उनको अपने उस पर करें। एनी वे दैट्स अनदर थिंग, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए फिर चौथी दफ़ा, या उसके बाद इमरान खान साहब आ गए एक 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 दफ़ा फिर आ जाए, तो वो वही काम करेंगे उसकी चीफ की तकरीर के बाद, जो अभी हमने पिछले उसमें रिसेंट ईयर्स में उसमें देखा है। खैर, अब इसका क्या डेडलॉक का क्या हाल है जो इस वक्त हो चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी उस पर पूरी उम्मीद हैं, या उनके हामी जो हैं कि हम जो है अपनी हुकूमत बना लेंगे। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल जो हैं वो अपने उनसे आज़ाद MNAs जो हैं उनसे रब्ते कर रहे हैं, अभी वो उस नंबर्स गेम में देख रहे हैं। गौर साहब हैं जो ब्रेस्टर गौर साहब, वैसे ही डिसेंट मैन पर्सनली मस है कि PTI में बहुत चंद लोग हैं, मादरत के साथ आप में से शायद कोई नाराज़ ना हो जाएं, कि जो आपको अपनी बातों से, अपने लुक से, अपने एटीट्यूड से आपको डिसेंट, पढ़े लिखे और समझदार लगते हैं। जो तो मेरे मतलब न्यायी उसमें आप पता, बाज़ मुझे कहते होते थे एक दोस्त का, बड़ा जल्दी दिल दे बैठते हैं और बाद में मायूसी होती है आपको। सो अभी उस दिल देने वाली बात है जहाँ तक, तो मेरा ख्याल है अभी उन पे ये बैरिस्टर गौहर साहब पे आप उसमें उसमें लगता है, शुरू में तो हमें था कि शायद इज़ नॉट ए गुड चॉइस, माइल्ड हैं, दुसाइल हैं, लेकिन अब लगता है कि इस तरह के पॉलिटिकल टेम्परेचर में अब इसी तरह का कूल ऑपरेटर चाहिए था आपको। ज़रा थोड़ा सा जो बात करें, मीडिया अब उसको सीरियस लेते हैं, मीडिया पे अब आना भी शुरू हो गए, बात करना भी शुरू हो गए। तो उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, अगरचे हर पार्टी यही कहेगी कि जनाब के अगेन हमारे पास अक्सरियत है, नंबर्स गेम में उसमें हर पार्टी एग्जैजरेट करके जाती होती है। नवाज शरीफ साहब अपनी करेंगे, और उसके बाद या इमरान खान साहब अपनी करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़े पैमाने पर एक बुर्ज जो है ना उल्टे हैं। और स्पेशली भी अगर मुझसे अगर पूछो तो नवाज लीग को बड़े झटके लगे, इनके बिग गन्स जो थे, इनके अगेन स्पेशली लाहौर से जो उसमें इनके लोग हारे हैं, या फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं, साद रफ़ीक साहब जैसे हारे हैं, और इस तरह के नाम जो लतीफ़ साहब हैं, लंबी एक लिस्ट है जो हमारे सामने है। या रोहिल असगर साहब हारे हैं, लाहौर का हारना उनके लिए एक बड़ा एक अपसेट है। बल्कि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि ये देखें हमारे पख्तून भाई जो हैं उन्होंने वहाँ पे अपने ही उनको
ان کی پارٹی کو ووٹ دیے، عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالے ہیں. وہ سندھ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو سندھیوں نے آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا، لیکن پنجاب وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پنجاب نے ووٹ نہیں ڈالا، انہوں نے اپنی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ نہیں رکھی. بہت سارے یہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی خدمت نواز شریف صاحب نے لاہور کی ہے اس کے مقابلے میں ووٹ ان کو نہیں پڑے، اور جنہوں نے 1 فٹ سڑک بھی نہیں بنائی، 1 فٹ کام بھی نہیں کیا، ریفرنگ ٹو عثمان بزدار صاحب یا عمران خان صاحب ایرا کہتے ہیں، ان کو انہوں نے بھاری اکثریت دی ہے. سو یہ لوگ اس طرح کی ڈیبیٹس وغیرہ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں لاہور پہ بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنے کا بھی نقصان ہوا ہے. آپ کو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سارے فنڈز اگر آپ نے لاہور پہ آپ نے کنسنٹریشن کی ہے کہ شہر کی آبادی بڑھتی گئی، شہر پھٹتا گیا، اسلام زیرہ بنتے گئے. سو جو اس کی بیوٹی تھی، جو اس کی خوبصورتی سماپ کی شکل میں نکلی. دیکھ اگین یہ ایک اور قسم کی ڈیبیٹ ہے، یہ موقع نہیں ہے. تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کریں؟ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بڑا شاکنگ ہے، اور اگرچہ پنجاب کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کی حکومت جو ہے بن جائے گی، اگرچہ تحریک انصاف جو ہے اس کے آزاد امیدواروں کو اگر دیکھا جائے تو وہ برابر نیک ٹو نیک چل رہے ہیں. پنجاب میں بھی، وہاں سینٹر میں بھی دیکھیں تو وہ ایک طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں. ان کے اگر انڈیپینڈنٹ دیکھیں سو وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک سچویشن بن گئی. آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرا خیال اس وقت دباؤ میں ہے کہ جنہوں نے ڈیلیور کرنا تھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز کے ساتھ آئے تھے کہ وہ آئیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے، اور پھر عمران خان پروجیکٹ کو پورا کمپلیٹ اس کو ڈسمنٹل کیا جائے گا. اب اس کو آپ کے پاس کیا راستے بچ گئے ہیں؟ 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آج خیر اس پہ ٹویٹ بھی کیا لمبا سا، اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس میں نے ڈالا ہے کہ یہ اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوئی تھی 1988 میں، جب یہ بینظیر بھٹو صاحب آئی تھیں، واپس آئی تھیں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن جو ہے نا لیڈ کر رہی تھی یہ قومی اسمبلی کے اس میں الیکشن میں. جنرل ضیاء کی ان کی طیارے میں جو ان کی آخر طیارے کا حادثہ ہوا، تو اس کے بعد جو الیکشن تھا، جنرل اسلم بیگ وہ آرمی چیف بن گئے تھے، تو اس وقت بھی آئی جی اے اور ان میں پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا مارجن تھا، اگرچہ ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، کچھ 109 چاہیے تھے میرا خیال اس وقت یہ وزیر اعظم بننے کے لیے. تو بینظیر بھٹو صاحب اچھا 90s میں ان کا کوئی نمبرز ہے، تو اسٹل شی نیڈڈ سرٹن انڈیویجول. تو اس وقت بھی کوشش ہو رہی تھی، اسلم بیگ صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، کہ ہم بی بی کے بجائے آئی جی آئی کو لے کر آئیں. تو بڑا ایک ان کے ذہن میں یہی خوف تھا کہ بینظیر بھٹو صاحب آئیں گے، ریونج لیں گے، کیونکہ ان کے والد کو پھانسی دی گئی تھی، بلا اور بھی سارے فیکٹرز آپ کو پتہ ہے سارا. اس وقت ڈیڈ لاک یہ توڑا گیا تھا کہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے بلایا تھا ان کو، بینظیر بھٹو صاحب کو گھر بلایا تھا، اور گھر پر ڈنر پہ بہت ساری چیزیں طے کی گئی تھی، جس میں یہ بھی تھا کہ جنرل ضیاء کی فیملی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ریونج نہیں لیا جائے گا، اس کی انڈیا افغانستان پالیسی جو ہے وہ یہ فوج ڈیل کرے گی. صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب جو جنرل تھے ریٹائر، وہ آپ کے یہ اگین وزیر خارجہ ہوں گے. سو بہت سارے اسٹرنج جو ہے نا وہ اٹیچ کیا گیا تھا، اور بی بی نے قبول کی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میرے ورکرز نے بڑی مار کھائی ہے 10 سال، تو ان کو امید ہونی چاہیے، ہوپ ہونی چاہیے. کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی جیلوں میں تھے، پھانسیاں لگ رہے تھے، کوئی ڈیتھ رو پہ تھے، اور انہیں آتے ہی مجھے یاد ہے 300 سے شاید زیادہ تھے، انہیں ڈیتھ پینلٹی معاف کر دی تھی بینظیر بھٹو صاحب نے، اور بھی انہوں نے سزائیں وغیرہ انہوں نے آ کے ختم کی تھی. بڑا ریلیف ملا تھا ان کے پارٹی کے ورکرز کو. اگرچہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ اس طرح ہاتھ بندھوا کے ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بینظیر بھٹو نے اس وقت بہت سے لوگوں نے سمجھداری کی تھی، اور امریکنز کا بھی اس میں تھوڑا سا رول تھا کہ بینظیر بھٹو کو آنے دیا جائے. اب سوال یہ ہے ڈاؤن دا پیریڈ ٹوڈے، آج وہی سچویشن بن چکی ہے عمران خان صاحب اور جناب عاصم منیر صاحب میں، اور اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں بیڈ بلڈ ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب اس پہ سرٹن اگر چیزوں ایکشن کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب سے متنفر ہیں، کہ انہوں نے ان کو ایز اے ڈی جی آئی ایس اے کے طور پر ان کو وہاں سے ہٹایا، ڈسمس کیا. پھر جب آرمی چیف بننے لگے تھے تو انہوں نے فوج کے اندر جو اگین اس میں آپ کو جناب عاصم منیر کے خلاف جو لابی تھی، اس لابی کا وہ حصہ بنے، جس پہ ڈیفینیٹلی بندہ آپ اور میں لاکھ بھی کہیں دلوں میں کدورت آ ہی جاتی ہے. سو خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بنے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے موجودہ ہیں، ان کو بھی روکنے کے لیے انہوں نے اس وقت جنرل باجوہ صاحب سے اچھا خاصا مطلب ان کا پھڈا ہوا تھا، جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی. سو ان کی مطلب بدقسمتی یہ ہے ان کے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے جو اس وقت موجودہ ڈی جی آئی ہیں یا ڈی جی یا ساری آرمی چیف ہیں، دونوں کے ساتھ ان کا ان ون وے دا ادر بیڈ بلڈ ایک رہا ہے، مطلب پرسنل لیول پہ جا کر ہوا ہے. عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں کہ خان صاحب کو بتانے گئے تھے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی کہ آپ کی فیملی بشرا صاحبہ یہ چیزیں کر رہی ہیں، یہ ہٹ کریں گے آپ کو. وہ اسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے. اب یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ان کے، دوسری سائڈ پہ خان صاحب پہ 9 مئی ہو گیا. خان صاحب نے پھر آپ سپیڈ بریکر تو ہے نہیں خان صاحب کی اس میں لغت میں 5ویں گیئر میں جاتے ہیں تو پھر جائیں، اور پھر ہمارے جیسے بلے بلے واہ واہ کرنے والے بڑے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابھی راتوں رات انقلاب آ جائے گا. انقلاب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 9 مئی ہوا، پوری پارٹی جو ہے وہ مشکل میں آئی، تکلیفوں میں آئی. خان صاحب خود ہے، ان کی فیملی ہے اس وقت، خود بھی وہ سینٹینسڈ ہیں، ان کی مسز اسپاؤس وہ بھی جیل میں ہے، خود بھی جیل میں ہے، پارٹی ورکرز بھی بہت سارے
जेल में। अगरचे अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है कि एक नैरेटिव बनाया गया है उन्होंने कि जनाब खान साहब एक मजलूम है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, उनके खिलाफ फ़ौज का अगर इदारा आप कहें या इंस्टीट्यूशन कहें, उसके बाद आप ISI को कहें या जो भी इदारे हैं वो खान साहब के ख़िलाफ़ हैं और वो उनको इक़्तिदार में नहीं आना आने ये चाहते वही सज़ाएँ दिलवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम जो है वो कहते हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में स्पेशली यूथ ने उन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया और खान साहब को उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर वो विक्ट्री दिला दिया कि अगर इवन नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना भी लेते हैं, मार धाड़ करके इंडिपेंडेंट साथ मिला लें, पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करें, जो भी करें, तो नवाज शरीफ साहब तो टूथलेस एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। बल्कि नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा कि इन हालात में मुझे वज़ीर आज़म बनना है या नहीं बनना, या साल 6 महीने बाद फिर ये इस मुल्क में इलेक्शन होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम होंगे तो एक दो फिर मतलब नवाज शरीफ साहब अगर बनते भी हैं, मुझे नहीं लगता वो 5 साल पूरे कर सकेंगे। अगर इन हालात में वो बनते हैं, इवन वज़ीर आज़म, ये पार्लियामेंट इतनी स्टेबल नहीं रहेगी, इतनी पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर इनके 90 भी रहें, मैं कहता हूँ 70-80 भी इनके रहें, अगर इंडिपेंडेंट अपने रहें और वो किसी पार्टी को ना ज्वाइन करें और ये PTI के इसको आगे लेकर बढ़ें, हाउस चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा हुआ है वहाँ पे इट्स ए पावरफुल एक अपोजिशन होगी जो लेकिन किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ा टफ टाइम दे देगी। और अब अगर इमरान खान साहब मज़ीद जेल में रहते हैं, जो सज़ाएँ उनको हुई हुई, अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनको ज़मानतें नहीं मिलती, वो बाहर नहीं आते, तो ये जो एंगर फ्रस्ट्रेशन है ये तो बढ़ती जाएगी कि KP में आपकी हुकूमत आपकी बनने वाले, सेंटर में ऑलमोस्ट इस वक्त अगरचे मुझे नहीं लगता कि इस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको इमरान खान साहब या उनकी पार्टी की हुकूमत बनने देगी। लेकिन वो अगेन जो बात मैं कह रहा था कि क्या इतनी कैपेसिटी इस वक्त इमरान खान साहब में या उनके करीबी लोगों में है, ये जन आसिम मुनीर साहब और उनके करीबी जो हैं थोड़े से इफ़ दे कैन अगेन उसमें कहते हैं राइज अबव देयर पर्सनल इश्यूज़, तो ये डेड लॉक को ऐसे तोड़ सकते हैं जैसे जनरल बेग और बेनज़ीर भुट्टो साहब ने किया था और उससे निकले थे उस डेड लॉक से। क्योंकि मुझे ये लगता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे आप में से, कि वो सिचुएशन और थी, हालांकि मैं समझता हूँ वो भी बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी कि 10 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब जब पीपल्स पार्टी पावर में आ रहे थे, जिसको उस वक्त कहा जाता था कि उस वक्त की फौजी क़यादत ने फांसी लगाई थी, भुट्टो साहब के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, तो वो भी बड़ी सख्त है कि मतलब एनवायरनमेंट था, खौफ था, फियर था। स्टिल आई रिमेंबर 98 के इलेक्शन हमने बड़े अच्छे तरीके से देखे हुए हैं। तो उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त है कि खान साहब बाहर आते हैं, वापस आते हैं, तो उनकी हुकूमत अगर आती है, जिसके चांसेस वही वाली बात के मुश्किल लग रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या वो फिर वही उसी में जाएंगे? नौजवान तो कहेंगे, ये जो आपकी यूथ है सारे लोग, जनाब कि इन लोगों ने आपकी हुकूमत हटाई थी, आपके साथ इन्होंने आपके वर्कर्स गिरफ्तार हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम लोगों पे वो करें, आप एक्शन करें, कार्रवाई करें। खान साहब खुद भी कहते रहते हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को कहा था जी मैं बाहर आ गया तो देख लूँगा, वो तो उन्होंने अफसरान को थ्रेट भी किया हुआ है। सो अब ये सारी वो चीज़ हैं जिसमें फंस कर रह गए हैं कि धांधली के आप पे अलहदा एक इल्ज़ाम आते हैं, इलेक्शन मोस्ट कंट्रोवर्शियल हो गए। दूसरी तरफ वो कहते हैं जनाब कि आपने KP के सारा जीत लिया, यहाँ से भी आपने 70-80 सीटें से ज़्यादा निकाल लिया, फिर भी कहते हैं हमारी धांधली हुई है, इमरान खान साहब वगैरह वाला वो कहते हैं बंदे हमारे बड़े हार गए हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि या उनके हामी कहते हैं सबसे ज़्यादा बंदे हमारे भी हार गए। लेकिन एक बड़ा जो ब्लो आया है वो इंटरनेशनल आया है, अमेरिकन ने इस पर अपनी कंसर्न का इजहार किया है, तो यूरोपियन यूनियन ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, और ये वो इदारे हैं जो उसके पाकिस्तान में उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा दिए हैं। सो ये पहले इतना इस तरह ओपनली मुझे नहीं याद आया कि ये 3-4 ममालिक जो हैं जो मैटर करते हैं पाकिस्तान में, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिकन, बाकी छोड़ दें आप, इन्होंने जिस तरह की सीरियस कंसर्न का इजहार किया, इरेगुलरिटीज़ के अल्फाज लिखे गए वोटिंग पैटर्न में, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इस तरह के इलेक्शन जो हैं, ये जब रिसेंट हिस्ट्री में देखें पिछले सालों में, इस तरह के अमेरिकन या मुझे नज़र नहीं आता है कि इवन मेरा ख्याल है 2018 या 2013 या 2002 में भी चले नहीं, सॉरी 2008 में भी चले जाएं, वो ठीक है पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही थी कि रिगिंग हुई है, लेकिन इंटरनेशनल ममालिक या इदारे वो दूर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा नहीं बने। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी ओपनली खुलकर बातें की, अमेरिकन सेनेटर्स या कांग्रेसमैन तो ट्वीट्स भी किए, और जर्नलिस्ट हैं दुनिया भर में वो भी इस पे ट्वीट्स कर रहे हैं, इंडियन पेपर्स में देख रहा था, बाकी ये इसमें मैंने इश्यूज़ देखे हैं। सो ये इशू जो है बड़ा एक पावरफुल नैरेटिव बना है कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर एक धांधली की गई, जैसे मतलब इवन उस दिन आपको याद है फ़ोन बंद किया गया, नेट बंद किया गया, जिसकी वजह से मज़ीद एक स्पेकुलेशन हुई, फिर उसके बाद रिजल्ट चेंज होते रहे हैं। मतलब किसी के इस वक्त हालत ये हो रही है कि अक्सर उम्मीदवार हैं, सबके पास फॉर्म है, सब लेके अपना कामयाबी का वो झंडा लेके, मुझे समझ नहीं आती कि कौन इनमें सच है और कौन झूठ है। हर एक के पास अपना अपना एक थद्दा है, वो कहते हैं जी मेरे वोट पूरे हैं, वो कहते हैं मेरे पूरे हैं, वो कहते हैं मेरे पूरे हैं। बहरहाल दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स, और मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस ये क्राइसिस को कैसे हल करेगी। और खान साहब जेल में बैठे रहेंगे, उनकी पार्टी पार्लियामेंट में होगी, सूबों में हुकूमत होगी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, बिलावल होंगे, क्या होगा? वेरी अनसर्टेन टाइम सर।
این الارمنگ ٹائم. دیکھتے ہیں ان تمام سچویشن کو. وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں وقت جو ہے نا بہت ساری چیزیں سیٹل کرتا ہے. لیٹ سی چیزیں کیسے سیٹل ہوتی ہیں.